हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ क्रमांक जो 2 है उसमें राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जो लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें यात्रा वृत्तांत में जो दी जाने वाली जो व्याख्याएं हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब पाठ के आधार पर व्याख्या देखिए। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ये जो मैंने आपके समक्ष अभी कुछ गद्यांश की जो गद्यांश मैंने पढ़ा, इसका जो संदर्भ यानी किस पुस्तक से लिया गया है, लेखक का क्या नाम है, कहाँ से लिया गया, वो संदर्भ कहलाता है। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर नामक यात्रा वृत्तांत से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब होता है लिया गया है। अब ये जो गद्यांश मैंने आपके समक्ष पूर्व में संदर्भ बताने से पूर्व में बतलाया, उसका जो प्रसंग क्या है अर्थात मुख्य क्या बात बताई गई है वह मैं आपके समक्ष बतला रहा हूँ। यानी लेखक ये कहता है कि नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य जो मार्ग है उसका इसमें विवरण दिया गया है। वर्तमान में इस मार्ग में जगह जगह बनी हुई फौजी चौकियां गिर चुकी है, क्योंकि पहले यहाँ चीनी सैनिक रहा करते थे तो वे फौजी जो चौकियां हैं पुरानी हो चुकी थी, वो गिर चुकी थी और किले के कुछ भागों में लोगों ने अपने रहने के लिए मकान बना लिए थे और वहां लोग बस गए थे। अब पाठ के आधार पर देखिए। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। लेखक बतलाता है कि जब फरी कलिंपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो तिब्बत के लिए जो नेपाल और हिंदुस्तान की जो चीजें जाया करती थी अर्थात ले जाया करती थी, व्यापार किया जाता था, तो इसी रास्ते से होकर और चीजें दी जाती थी अर्थात निर्यात की जाती थी। इसी रास्ते का प्रयोग किया जाता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। लेखक ये बताता है कि इस रास्ते के द्वारा लहासा की ओर जो है तिब्बत जाने वाला जो लहासा एक स्थान है जहां प्राचीन काल तिब्बत की एक राजधानी थी, जो ये रास्ता बनाया गया था अर्थात नेपाल से तिब्बत जाने वाला जो रास्ता था उस रास्ते का यहाँ विवरण दिया गया है। तो लेखक ये बताता है कि यहाँ इस रास्ते से व्यापार का प्रयोग ही नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ जो है चीनी सैनिक भी यहाँ रहा करते थे। उन चीनी सैनिकों की यहाँ फौजी चौकियां बनी हुई थी और चीनी जो सैनिक थे वे यहाँ आने जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया करते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब पलटन शब्द आया है, पलटन का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके। अर्थात लेखक ये कहता है कि प्राचीन काल में चीनी लोगों के द्वारा और जो सैनिक वहां रहते थे वे इस मार्ग का प्रयोग चीनी सैनिकों के लिए किया करते थे। इसी रास्ते से वे आ जाया करते थे। चीनी सैनिकों की यहाँ फौजी चौकियां थी जो यहाँ अब है वर्तमान काल में वे गिर चुकी हैं। दूर के किसी भाग में जहाँ किसानों ने बसेरा बना लिया और इसके अलावा जहाँ जहाँ ये दुर्ग बने हुए थे फौजी
जो किले बने हुए थे वो गिर चुके थे और यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपने लिए निवास स्थान बना लिया। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते और लोगों ने अपना वहां रहन बसेरा कर लिया। आबाद शब्द का मतलब होता है बस गए। आबाद अर्थात वहां रहने लग गए। अब ये जो मुख्य आपके समक्ष और ये गद्यांश मैंने बतलाया, इसमें मुख्य क्या क्या बात बताई है, अर्थात विशेष क्या बात है। अर्थात लेखक ये बताता है कि नेपाल से तिब्बत जानने के प्राचीन मार्ग का इसमें विवरण दिया गया है। तिब्बत से व्यापार का मुख्य मार्ग यह है, ये बताया गया है। और लेखक के द्वारा ये बताया गया कि लेखक की जो ये भाषा है सहज, सरल और विशेषण युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। विवरणात्मक शैली का प्रयोग है, अर्थात इसका जो विवरण जो है वो बताया गया है। इसके आगे, ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। लेखक ये बताता है इसी प्रकार कि वहां चीनी सैनिकों के द्वारा एक छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ एक चीनी किला था। परित्यक्त शब्द आया है, परित्यक्त अर्थात छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, वहां एक किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक ये कहता है कि मैं एक सुमति नाम का मेरा एक दोस्त था जो वहां मंगोल क्षेत्र का रहने वाला एक बौद्ध भिक्षु था, साधु संन्यासी था, जिसकी जान पहचान और जो तिब्बत में थी, आप तिब्बत में जो आने जाने वाला जो रास्ता था वहां के लोगों की उसकी जान पहचान थी। इसलिए हम वहां एक जगह ठहर गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी। लेखक ये बताता है कि तिब्बत में जब लोग आते जाते थे बहुत ही परेशानियां हुआ करती थी और कुछ आराम की भी बातें थी, अर्थात कहीं कहीं तो परेशानियां थी और कहीं कहीं लोगों के आने जाने वाले लोगों को आरामदेह युक्त और वहां बातें बताएगी, आराम से लोग रहते थे। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती। लेखक ये बताता है कि आने जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ परेशानी भी थी, कुछ आराम भी था। तो लेखक ये बताता है कि वहाँ के जो लोग रहते थे वहाँ के लोगों में किसी प्रकार की रूढ़िवादिता का जो प्रभाव है वह बिल्कुल नहीं था, अर्थात रूढ़िवादिता का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं था। अर्थात जैसे रूढ़िवादिता जाति पाति है, छुआछूत है इत्यादि, ये सभी रूढ़िवादिता के अंतर्गत आते हैं। और वहां की औरतें जो कुरीति है पर्दा प्रथा की, वो कुरीति वहां बिल्कुल नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने। हाँ, ये जरूर बताया गया कि निम्न श्रेणी एक शब्द आया, निम्न श्रेणी अर्थात निचले दर्जे वाले या घटिया किस्म के। तो लेखक ये बताता है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने, अर्थात बहुत घटिया किस्म के लोग रहा करते थे। तो रहने के कारण से उन लोगों को वहां प्रवेश नहीं देते थे क्योंकि लोग डरते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। वहां यदि ये भी है कि आप बेरोक टोक उनके घर में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित, चाहे आप जान पहचान के लोग नहीं है, फिर भी आप वहां अच्छी तरह से उनके घर में प्रवेश कर सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। यहाँ तक कि इतनी खुली छूट थी कि वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, बिल्कुल आरामदेह से रहते थे, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी, जाति पात नहीं थी, रूढ़िवादिता वाले नहीं थे और किसी प्रकार की जो कुरीति थी, सामाजिक जो कुरीति पर्दा प्रथा वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वहाँ की रहने वाली सास या बहू आप कोई भी चीज़ वहाँ बेरोक दे सकते थे। क्यों? कि आपके लिए कोई भी वस्तु आपको बना के दे सकती थी या स्वयं घर में जाकर और वस्तु बना सकते थे, जैसे चाय बनाना है इत्यादि, वह आपके लिए उसे पका देगी। जैसे चाय उनको दे देंगे तो वह आप सहज भाव से आपको, और आम जन जो आदमी होते हैं उसी प्रकार से आपको चाय बनाकर दे सकते थे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए,
वह चाय चोंगे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको देती। लेखक ये बताता है कि जैसे आप चाय देते थे, वहाँ के तिब्बत में रहने वाले जो समाज है, परिवार है, वहाँ के लोग जो है चाय में विभिन्न प्रकार के अन्य सामग्रियां डालते हैं, जैसे मक्खन, सोडा नामक उसमें मिलाकर, और उस चाय को एक चोंगी नामक एक बर्तन होता है, उसमें कूट पीट के चूर्ण उसका बनाकर और दूध वाली चाय में डालकर और रंग के अनुकूल उसको बना देते हैं और एक टोंटीदार बर्तन में डालकर और हमारे को हाथों हाथ दे देते हैं। टोंटीदार बर्तन का मतलब होता है एक प्रकार की केतली। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगे में चाय मत कर डाल सकते हैं। यहाँ तक ये बता सकते हैं कि जहाँ बैठने का जो कक्ष होता है, जहाँ लोग आराम से बैठते हैं और चूल्हा यदि दूर है, तो हम बिना डर के ही स्वयं मक्खन वाली चाय यदि नहीं बन पा रही है तो आप स्वयं जाकर चोंगे में जाकर और आराम से उसको मथ कर बनाकर चाय ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अब उसका रंग और अच्छी तरह से बनाने के लिए उसमें नमक मक्खन इत्यादि डालकर और अच्छी स्वादिष्ट चाय बना सकते हैं और पी सकते हैं। आगे बतलाया गया है, परित्यक्त चीनी किले में से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदरी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते में लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते थे। ये जो मैंने अभी गद्यावतरण आपके समक्ष पढ़कर बतलाया, इसका जो प्रसंग है वो मैं बतला देता हूँ। अर्थात लेखक 5 वर्ष पूर्व जब वह इसी मार्ग से निकला तो भद्र वेश में होने पर भी उसे एक गरीब की झोपड़ी में रहना पड़ा, जबकि इस बार भिखमंगे के वेश में होने पर भी उसे ठहरने के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया। ये बात इसमें बताएगी। तो अब मैं इसकी जो व्याख्या है सरल भाषा में आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, अर्थात हमने जहाँ चीनी सैनिकों के द्वारा जो छोड़ा हुआ जो पुराना किला था वहाँ ठहरे थे, हमने आराम किया था, क्योंकि हमने वहाँ चाय पी, मक्खन वाली चाय पी, लोगों से सलाह मशवरा किया, आराम से बैठकर हमने बातें की। फिर हम वहाँ से उस दुर्ग से हम आगे बढ़ने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब होता है रास्ते का कर, अर्थात राहदारी। राहदारी का मतलब होता है रास्ते का कर, अर्थात परिचय पत्र मांगने आया, क्योंकि यह राहदारी वहां के मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया जाता है। जैसे पुल से नदी को पार करने के लिए तुरंत ही वहां एक व्यक्ति राहदारी मांगने हमारे पास आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी, यानी मेरा स्वयं, लेखक कहता है कि मेरा स्वयं का और उसके साथ जो सुमिति था, जो मंगोल का एक भिक्षु था, साधु संन्यासी था, दोनों की चिट्ठी अर्थात परिचय पत्र जो है चिट्ठियां लिखकर हमारा नाम उसके समक्ष प्रस्तुत कर दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंगला नामक जो गांव स्थान था, उसका जो पहला गांव था, वहां हम पहुंच गए। यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे। लेखक ये बता रहा था कि उस थोंगला नामक स्थान पर जहाँ हम ठहर रहे थे, उस थोंगला नामक जो स्थान, उससे पूर्व जिस गांव में हम पहुंचे, वहां सुमिति जो व्यक्ति है वो मंगोल का जो भिक्षु है, साधु संन्यासी, उसके जान पहचान के लोग थे। क्योंकि सुमिति जो व्यक्ति है वह हर तिब्बत के रास्ते को जानता पहचानता था, तो जान पहचान वाले लोग वहां थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब लेखक ये बताता है कि हम और बिल्कुल भिखारी वेश में थे, तो हमारे को और अच्छी तरह से
और ठहरने के लिए हमें स्थान दिया गया। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे ने एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। लेखक ये बताता है कि उसके बाद हम जब भिखमंगे के वेश में पहुंचे थे तो हमारे लिए रहने के लिए हमारी आवभगत की गई, मेहमान आतिथ्य जो होना चाहिए, मेहमानबाजी है वो उन लोगों ने हमारे साथ की। लेकिन जैसे 5 वर्ष बाद में और मैं एक शुभ्र वेश में घोड़े पर सवार होकर जैसे ही मैं वहां निकला पहुंचा, और हम बिल्कुल भी भिखमंगे के वेश में नहीं थे और हम घोड़े पर सवार होकर एक शुभ्र या जो सज्जन व्यक्ति का जो वस्त्र होते हैं या परिधान होते हैं, पोशाक होती है, वो पहनकर घोड़े पर आसीन होकर हम जा रहे थे। हमें वहां ठहरे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। बिल्कुल भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी गई। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। यानी लेखक ये विचार करता है कि किस प्रकार के वहां के लोग हैं कि भिखारी के वेश में जब हम वहां पहुंचे तो हमारे रहने के लिए स्थान दिया गया, हमारे लिए आओ भगत की गई, अर्थात मेहमानबाजी की, सरल भाव से हमें पीने के लिए चाय दी गई और मेहमानबाजी दी गई। फिर भी अब पुनः हम घोड़े पर सवार होकर गए और अच्छे वेश में गए तो लोगों ने रहने के लिए हमें स्थान नहीं दिया और हम एक गरीब व्यक्ति के झोपड़े में जाकर ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अर्थात लेखक ये कहता है मनोवृत्ति, एक शब्द आया है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब होता है मन का झुकाव या सोच। तो लेखक ये कहता है ये सब वहां के लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि एक भिखमंगे के वेश में हम गए तो हमारे सहज भाव से मेहमानबाजी की गई, और दूसरी बार हम 5 वर्ष बाद में और उसी रास्ते में वहां के लोगों से मिलने गए, आगे बढ़े तो उन्होंने हमारी मेहमानबाजी बिल्कुल भी नहीं की और एक गरीब व्यक्ति के झोपड़े में जाकर हम रहने लगे। तो उन्होंने, ये लेखक ये बताता है कि वहां के रहने वाले लोगों की सोच पर निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखो छंग शब्द आया है, छंग पीकर अर्थात एक प्रकार का ये पेय पदार्थ होता है जो नशे से युक्त होता है। होश हवास एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है सूझ बूझ खो देना या जिसका ध्यान भटका हुआ हो। दुरुस्त का मतलब होता है ठीक ठाक। अर्थात लेखक ये कहता है कि शाम के वक्त वहां के जो लोग हैं छंग नामक एक जो पेय पदार्थ होता है जो नशीला होता है उसको पीकर और वे मदमस्त हो जाते हैं और वे होश हवास अपना खो देते हैं। अभी ये जो अभी मैंने गद्यावतरण आपको बतलाया इसमें मुख्य बातें क्या है, विशेष क्या है। एक लेखक ये कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अनुमति पत्र आवश्यक होता था। गांव वासियों के रहन सहन का परिचय दिया गया है। इस गद्यांश की जो भाषा है सरल सहज जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है, और इस गद्यांश में तिब्बत की जो भाषा है वहाँ के जो क्षेत्र की जो भाषा है आंचलिक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, और ये जो गद्यावतरण है वह विवरणात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग लेखक के द्वारा किया गया है।